हेलो, हाय एवरीवन। सो दिस इज शिवांगी चौहान, बायो मेंटोर, और आप सभी का वेलकम करती हूँ इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी में। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये एग्ज़ाम देने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जो मैंने रियलाइज़ किया है और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली में ही नीट का एग्जाम हुआ है, एक्चुअली री नीट हुआ है 2026 के लिए। इससे पहले भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था बिकॉज कुछ इवेंट्स हुए थे, पेपर लीक एलिगेशंस आए थे, सीबीआई इंक्वायरी एंड काफ़ी कुछ हुआ इस बार की नीट में अगेन। सो ये पेपर वापस से कंडक्ट कराया गया है और हमारा मुद्दा आज का ये नहीं है कि पेपर कंडक्ट हुआ क्या हुआ। आज हम बात करने वाले हैं पेपर के पैटर्न के बारे में, जो आप लोगों ने एनालाइज नहीं किया होगा या कभी रियलाइज नहीं किया होगा। मैं आपको आज रियलाइज कराऊंगी एक चीज़ बहुत बढ़िया प्रूफ के साथ। ऐसा क्यों है कि हम नीट के एग्जाम को टफ एग्जाम कहते हैं, कि बहुत टफ है, 11th 12th ड्रॉप लेना पड़ रहा है बच्चों को? क्योंकि एक बहुत ही बेसिक चीज जो आपसे छूट जाती है, और वो बेसिक चीज है क्लास 9th एंड क्लास 10th। हैरानी हुई होगी सुनकर, पर उतनी हैरानी आपको आज होगी इस सेशन को कंप्लीट अटेंड करने के बाद। मैं आपसे वादा करती हूं कि जब ये आप सेशन आज का एंड करेंगे, आपके दिमाग में, दिल में एक तसल्ली होगी, एक अच्छी सी खुशी भी होगी कि इतना भी हार्ड नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, जितना हमें बताया गया है, समझाया गया है चीजों को। द ओनली थिंग यू मिस इज बेसिक्स। आज इस सेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th और 10th के क्वेश्चंस रखे हैं टू मेक यू रियलाइज कि आप तो सिर्फ 11th और 12th के पीछे भाग रहे हो। आपने सिर्फ 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट करने में लगे हो, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में लगे हो, कोचिंग एंड एवरीथिंग, मॉक पेपर्स कहाँ अटके पड़े हो, पर 9th 10th तो छोड़ रहे हो। और ये मेरी गुजारिश हर इस 9th क्लास और मेरे क्लास 10 स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए भी है कि अगर आपका सपना क्लियर है, डॉक्टर बनना है, तो इस वीडियो को कंप्लीट करो और अपने जो बेसिक्स हैं, जो आपका सिलेबस है, उसमें और ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दो। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं क्वेश्चंस के साथ अब, है ना। तो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन को देखो और रियलाइज करो कि ये आपने कब पढ़ा था। क्या लिखा है क्वेश्चन में? द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड एल्गी आर कॉल्ड। तो ये टॉपिक आपका न्यूट्रिशन का है, जहां पे हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लास 10th का। और वहां पे आपको मेंशन किया जाता है कि अपार्ट फ्रॉम पैरासिटिक, होलोजोइक, है ना, इसके अलावा भी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक के अलावा भी एक एसोसिएशन होती है, एक रिलेशनशिप होता है फंगस और एल्गी के बीच में, जहां पे वो हैप्पीली साथ रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन और अपनी लाइफ को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। द एसोसिएशन इज नोन एज लाइकेंस। और इसे हमने किसी भी किंगडम में भी नहीं रखा है, क्योंकि ऑलरेडी दो लिविंग बींग्स साथ रहकर एक नई एसोसिएशन बना रहे हैं, तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइकेंस आंसर हर एक बच्चे को पता था जो यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है। स्पेसिफिकली क्लास 10th वालों को बड़ी खुशी होगी ये क्वेश्चन देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसने दी थी? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये क्वेश्चन की मैंने क्लिप्स जस्ट अभी नीट के पेपर से ही ली है ना। अभी मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया है और मैंने कुछ क्वेश्चन तो रखे भी नहीं है, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस रखे हैं। कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आए हैं, लेकिन 10th और 9th के बेसिक से ही आए, वो मैंने रखे नहीं है जानबूझ के, कि लेट्स जस्ट फोकस ऑन डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता भी नहीं है कि आपको याद लाना पड़ेगा। अगर आप 9th क्लास ठीक से कर आए हैं तो यू नो वेरी वेल कि हमारी जो सेल थ्योरी है उसमें शील्डन, स्वान एंड वर्चॉ, रुडोल्फ वर्चॉ का रोल रहा है। तो यहाँ पे दो का नाम लिखा हुआ है, दो साइंटिस्ट का नाम लिखा है, आप ऑप्शन नंबर 1 कर देंगे। The next question, which of the following are characteristics of prokaryotic cells? Again क्लास 9th का टॉपिक, जहां पे हमने टाइप ऑफ सेल्स डिस्कस किए हुए हैं। तो प्रोकार्योटिक सेल में यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सही लिखी है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो 50s और 30s यूनिट से बने होते हैं। ओके, दैट्स ट्रू। दे हैव देयर ओन डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिजोसोम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स आर नोन एज दिस मिजोसोम्स, जो कि होती हैं। और ये आपका डायरेक्टली बेसिक से उठकर आया है, क्लास 9 के टॉपिक से उठकर आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी आर करेक्ट। कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो ये आ गया क्लास 10th का टॉपिक, जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है। वहां पे हमने जब डिस्कस किया था, तो यू नो वेरी वेल कि
हमारा जो ब्रेन है इट्स प्रोटेक्टेड, वेरी वेल प्रोटेक्टेड, है ना। क्रैनियम इज देयर, क्रैनियम के जस्ट बाद मेनिंजिस इज देयर, और मेनिंजिस में 3 लेयर्स होती हैं, आर्किनॉइड, ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर। ये तीनों मिलकर क्या करती हैं, मेनिंजिस को बनाती हैं। तो अगर आपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आपको इसका पता रहेगा, पता है आपको। और पेरिकार्डियम तो बेटा हार्ट की बाउंड्री है ना, हार्ट को कवर करती है ना, तो ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि आपसे यहाँ पे न्यूरल सिस्टम का पूछा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लास 9। एक्चुअली क्लास 10th से ज्यादा 9th वालों को खुशी होने वाली है, और 11th वालों प्लीज ध्यान से आंखें खोलो। सिर्फ 11 12 के पीछे भाग रहे हो, क्या तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है? क्योंकि सब कुछ तो बेसिक से आ रहा है। एक्चुअली दिक्कत यही होती है, मैं आपको बताती हूँ कि 11 12 में हम एडवांस पढ़ते हैं। हाँ, हम 9 10 से ही आए हैं, पर हमने सीधे एडवांस में जंप किया है, और हम वहां से चीज़ों को पकड़ते हैं, ये पिछला छोड़ देते हैं। तो आप एडवांस करते करते ऊपर तो जा रहे हैं, पर क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया, अब क्या? तो इसको भी तो आपको देखना पड़ेगा, राइट। वो मैं आपको आज समझाने आई हूँ। तो भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सबसे पहली चीज कि इसके सरफेस में राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इट्स द मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन क्या इंक्लोज करता है? यानी द फ्लूइड पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड पार्ट होता है वो क्या है? मैट्रिक्स है, साइटोसोल है, म्यूकस है, या एक्वस ह्यूमर है? इट्स मैट्रिक्स ना, फॉर श्योर इट्स मैट्रिक्स। ये तो हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है क्लास 9th, याद आ रहा है कुछ? ये देखिए, तो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, जो अंदर फ्लूइड है उस फ्लूइड की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब ये भी कोई पूछने वाली बात थी, पर पूछ ली क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ मैच द फॉलोइंग करनी है, कुछ वर्ड्स दिए हैं एंड आपको बताना है कि वो कहाँ पे है, राइट। जैसे कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया क्रिस्टे के दिस माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाई थी फोल्डिंग्स, इनको हम कहते हैं ना क्रिस्टे। तो ये कहाँ पे है? दीज आर दी इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए का सेकंड कहाँ लिखा हुआ है? ए का सेकंड 2 जगह लिखा हुआ है। देन आ रखा है सिस्टरने कहाँ होती है? गोल्जी अपैरेटस में होती है, गोल्जी बॉडीज में होती है। क्लास 9th का टॉपिक है। कहाँ लिखा है गोल्जी बॉडी? ये लिखा हुआ है। तो बी का हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। सी में आ जाते हैं थाइलाकॉइड कहाँ थे? क्लोरोप्लास्ट में थे ना, तो ये लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, यानी सी का होना चाहिए 1, एंड सी का 1 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 में। एंड फोस्फोलिपिड किसको बनाते हैं? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ये रहा आंसर, क्लास 9th का डायरेक्ट उठकर आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगले में चलते हैं, प्लास्टिड दैट स्टोर्स ज़ैंथोफिल। प्लास्टिड की 3 टाइप्स पढ़ाई गई है 9th में, पढ़ाई गई है कि नहीं पढ़ाई गई है? लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड योर क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन पिगमेंट स्टोर करता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल पिगमेंट स्टोर करता है, एंड दिस इज अ कलरफुल पिगमेंट ज़ैंथोफिल। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ज़ैंथोफिल के वजह से कौन सा कलर आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसे हटाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो आपके लीकोप्लास्ट के अंदर आ जाते हैं। ये आपका ग्रीन पिगमेंट वाला हो गया, और ये आपका हो गया कलरफुल पिगमेंट स्टोर करने वाला प्लास्टिड। ये भी कोई क्वेश्चन हुआ भला? ये देखो भाई, क्लास 10th का टॉपिक है आपका, ये है ना, रेस्पिरेशन से आया है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, और आई कैन से प्रिसाइजली गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, राइट। तो फ्रॉग जब पानी में होते हैं तो वो कैसे रेस्पायर करते हैं? एज यू नो कि जो फ्रॉग्स होते हैं दे आर एम्फीबियंस, लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको वाटर का पूछा है। अगर लैंड में होते तो लंग्स के हेल्प से वो रेस्पायर करते, गैसियस एक्सचेंज करते। वाटर में है तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करेंगे, विच मीन्स बाय स्किन। डायरेक्ट आपका क्लास 10th का ही टॉपिक है, कुछ भी इसमें मोल्ड नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, क्लास 9th का टॉपिक अगेन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? वो सारे ऑर्गेनील्स जो मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। न्यूक्लियस के साथ स्टार्ट होती जर्नी, तो न्यूक्लियस के बाद क्या आता है? न्यूक्लियस के बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन कम्स योर गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए ऑर्गेनील्स हैं, मिलकर काम करते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इज देयर। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। एज यू नो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी दी गई है कि ये लोग तो वैसे भी पराए हैं ये थे भी नहीं सेल के, हमारे कहीं बाहर से आए हैं,
है ना, इनकी जो ओरिजिन है इट्स मोर लाइक प्रोकारियोटिक, राइट। तो यहाँ पे जहां जहां क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गए, राइट, क्वाइट सिंपल, राइट। अब अगला देख लेते हैं आपका, मैच द फॉलोइंग आ चुका है, लो भाई, बैक्टीरिया, प्रोकारियोट, बैक्टीरिया, और आपको ये 9th में पढ़ाया गया है कि बैक्टीरिया के शेप्स होते हैं, इट कैन बी ऑफ राउंड शेप, इट कैन बी ऑफ कॉमा शेप्ड, रॉड शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, वही शेप लिखे हैं और आपको बताना है एक उस शेप का नाम क्या है। तो जैसे कि स्फेरिकल को हम कोकस बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं, रॉड को हम बैसिलस बोलते हैं, कॉमा को हम विब्रियो बोलते हैं, स्पिरुलम को हम स्पिरुला बोलते हैं। बस यही करना था कि शेप के अकॉर्डिंग जो उसका साइंटिफिक नाम उसको मतलब दिया गया है, दैट पर्टिकुलर कैटेगरी जो उसको दी गई है, आपको वो मैच करनी थी। ओके, द नेक्स्ट वन इज की विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत लिखा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे बड़ी गलती होती है एग्जाम देते वक्त वो ये होती है कि हम कुछ बेसिक वर्ड्स जो होते हैं वो इग्नोर करते हैं, जैसे कि जल्दबाजी में, पैनिक मोड में हम इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, डज नॉट को डज पढ़ लेते हैं, तो कुछ वो जो मेन वर्ड्स होते हैं ना उनको सही से हम पढ़ते ही नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एंड सबसे बड़ी बात, हम क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन के ऑप्शंस 4 लिखे होते हैं और नीचे और भी ऑप्शंस होते हैं, यानी 4 में से कौन से 2 सही हैं वो चूज करने होते हैं, तो हम आधा ही पढ़ के जवाब दे देते हैं, लगा देते हैं गोला, और बाद में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था। ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बार करी है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये इन चीजों का ध्यान रखना है ना। इसमें से गलत क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दूं, अल्फा सेल्स जो होते हैं पैंक्रियास का, ये क्या हो रहा है, अच्छा, हमने कुछ गलत सेलेक्ट किया हुआ है शायद, गॉट इट, है ना। तो बेटा जो आपके पैंक्रियास होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जिसमें अल्फा एंड बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकागिन बनाते हैं, और बीटा सेल्स बनाते हैं आपका इंसुलिन। यहाँ गलती हो गई, यहाँ भी अल्फा लिख दिया था। तो ये आपको जब क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन द एंडोक्राइन सिस्टम एनिमल्स में, जब आपको पैंक्रियास पढ़ाया जाएगा या पढ़ा दिया गया है, तो मैं तो हमेशा मेंशन करती हूँ इस बारे में कि इंसुलिन, ग्लूकागिन बनाया जाता है और जो टाइप ऑफ सेल्स हैं वो अल्फा और बीटा है। तो ये भी आपका क्लास 10 का डायरेक्ट टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, यानी इंटरनोड की लेंथ कौन बढ़ाता है, स्टेम की लेंथ कौन बढ़ाता है, गिब्रालिन बढ़ाता है। क्लास 10 का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि गिब्रालिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम। आपको लग रहा होगा इतने सारे क्वेश्चंस बेटा एक ही पेपर के हैं, एक ही सेट के पेपर्स हैं, एक ही सेट के पेपर के क्वेश्चंस हैं ये। अब आप देख सकते हो कि सारे ही क्वेश्चन तो आपको 10th 9th के दिख रहे हैं, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, अगेन रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10th। तो साइफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल वॉर्ट्स, ये सारे आपके एसटीडी हैं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलने वाली बीमारियां। जो नहीं है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू, जो स्पर्म होता है द मेल गेमीट, इट्स मोटाइल, है ना, भागता है। तो वो किस वजह से भाग पा रहा है, बिकॉज ऑफ फ्लैजुलर मूवमेंट, जो उसके पास टेल है दैट्स अ फ्लैजुला। ये भी कोई पूछने वाली बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रेटिटेस्टिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, ये सारे आपके एसेसरी डक्ट्स हैं जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। ये तो स्पर्म को स्टोर करता है, मैच्योरेशन कॉज करता है, वहाँ पे मैच्योरेशन होती है। पर ये जो इन्फंजिबुलम है, ये आप मुझे बताएंगे कहाँ होता है। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, फीमेल में है, ठीक है। तो ये भी आपका 10th का है। अगर आप 10th बहुत से पढ़ रहे हैं, आपको कोई टीचर अच्छे से बेसिक क्लियर कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन अ फूड चेन। तो आपका एक चैप्टर है क्लास 10th का जिसका नाम है आर एनवायरमेंट, पूरा उसी से उठ के क्वेश्चन आया है कि प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होता है, और दैट इज हार्बीवोर्स। तो हार्बीवोर आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। ओके, नेक्स्ट वन, द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। चैप्टर नेम इज लाइफ प्रोसेसेस, टॉपिक इज सर्कुलेशन, हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आप जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैं आपको जब पढ़ाऊंगी क्लास 10th में,
10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी चैनल में, है ना। तो जो आपका 10th वाला चैनल है, आपको बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाली चैप्टर को, तो आप देखेंगे कि जो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो जो आपका राइट साइड होता है, तो राइट साइड का एट्रियम एंड राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, उनके बीच में एक वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। 10th का ही टॉपिक है, बाहर से कुछ नहीं, एनसीईआरटी का ही है, पूरा एनसीईआरटी का है ये। Next, which of the following female gametophyte of an angiosperm helps in guiding the pollen tube for fertilizing the eggs? The topic name is sexual reproduction and flowering plants. तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी एम्ब्रियो सैक। तो जो एम्ब्रियो सैक होती है, वहां पे 3 सेल होते हैं, एंटीपोडल्स, बीच में सेंट्रल सेल, साइड में सिनर्गिड्स और उसके बीच में एग सेल। तो ये जो सिनर्गिड्स होते हैं ना, ये 2 साइड वाले सेल्स, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं कि पॉलन ट्यूब की एंट्री कब होगी, कहाँ से होगी, मतलब कब नहीं, कहाँ से होगी। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने में हेल्प करते हैं सिनर्गिड्स, यही पूछा हुआ है। लो अगेन 10th टॉपिक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? क्या स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट लिखी हुई है? तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट, क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है। तो जो एनर्जी फ्लो होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एनर्जी पिरामिड हमेशा पिरामिड शेप में होता है, इन्वर्टेड नहीं होता, उल्टा नहीं होता, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 1% लॉ, नहीं, इट्स 10% लॉ। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ए और बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर 10th क्लास एनसीईआरटी। ओके, सो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत क्वेश्चंस थे, पर उसमें हल्का फुल्का एडवांस नॉलेज लगती है। तो अगर आप ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बस इस पूरे सेशन का मोटिव यही था, टू मेक यू गाइज रियलाइज कि अगर आप नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड फोकस नॉट ओनली ऑन क्लास 11th एंड 12th सिलेबस, पर अपने बेसिक्स पे भी, योर कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास 9th में पढ़े थे, क्लास 10th में पढ़े थे, उनको आपको गायब नहीं करना है, उनको कैरी फॉरवर्ड करना है, साथ लेके जाना है 11th और 12th में भी। आप 11th में आ चुके हैं तो 10th और 9th के जो बेसिक्स हैं आप कभी ना कभी 1-2 बार पढ़ लिया करो, देख लिया करो, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप सब कुछ पढ़ चुके हो, बट भूलना नहीं है उसे। तो बायो सेक्शन में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। 180 में से लगभग आप देख सकते हैं कि 30 to 35 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, वो डायरेक्टली आपके 9th-10th के थे। बहुत बड़ा नंबर होता है 30 to 35। और जब आप 11th क्लास पढ़ लेंगे, 12th पढ़ लेंगे, तो कितने क्वेश्चन 11th-12th की भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, वो मैंने नहीं लाया है क्योंकि वो मैं अलग से पढ़ाऊंगी 11th के अकॉर्डिंग। अभी ये सिर्फ 9th और 10th के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए कि आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है कि बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। इट्स नॉट टफ, राइट। बस आपको अपना गोल क्लियर रखना है, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग प्लस बेसिक्स ओरिएंटेड रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। आपको सेशन कैसा लगा मुझे फटाफट बताइएगा, और अगर आपको ऐसे सेशंस के पार्ट 1 पार्ट 2 भी चाहिए 9th-10th के बेसिक्स वाला, तो मैं आपको करवा सकती हूँ। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने बच्चों को चाहिए कि मैं इस तरह आपके लिए कुछ फ्रिक्वेंटली सेशंस लेकर आऊँ जहाँ पे मैं आपके 9th और 10th बेस्ड क्वेश्चंस करा के आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करूँ। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।